चलिए, तो बैकग्राउंड डिस्कस करने के बाद हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं 1857 के रिवोल्ट में, जो कि होगा कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि इस विद्रोह के कारण क्या क्या थे। तो अब इस विद्रोह के कारण के ऊपर हम बात करेंगे और इसे हम थोड़ा सा डीप में और थोड़ा सा लेंदी वे में डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे आता है आपका कौन सा कारण? पहला होता है इकोनॉमिक कारण या इकोनॉमिक कॉज। तो आप सभी को पता है इस रिवोल्ट का सबसे अगर बेसिक या सबसे मुख्य कारण ही अगर देखा जाए तो वो क्या है? वो है इकोनॉमिक कारण। अच्छा, उसके पहले हम रिवोल्ट की बात करें कि विद्रोह की बात करें कि विद्रोह क्या होता है, तो आप लोग बस ये समझें कि किसी भी व्यक्ति के अंदर या ग्रुप ऑफ पब्लिक या एक लोगों के समूह के अंदर या देश के लोगों के अंदर जब किसी बात को लेकर गुस्सा होता है, जब किसी बात को लेकर जब एंगरनेस इकट्ठा होती है और धीरे धीरे ये गुस्सा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और जब उस गुस्से को सहन करने की क्षमता खत्म हो जाती है और व्यक्ति सामने आकर उसका विद्रोह करने लगता है, उसका विरोध करने लगता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को जब व्यक्ति किसी बात को विद्रोह करता है, किसी बात का विरोध करता है, उसके अगेंस्ट जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज द रिवोल्ट। तब हम उस घटना को, उस बात को, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? रिवोल्ट कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इस बात को समझें कि अगर आपको किसी भी बात के लिए अगर आपके अंदर गुस्सा है, आप उस गुस्से को अभी कंट्रोल में रख रहे हैं, अभी आप उसको उजागर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समय तक आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं, और जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आप सामने आकर उस बात का विरोध करते हैं, दैट कंडीशन इज कंसीडर एज द रिवोल्ट। ठीक है, तो हमारे देश में भी लगभग 100 ईयर तक हमने ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को, ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉइटेशन को और हर उस बात को कंट्रोल किया, हर एक चीज को अपने अंदर समाहित किया, लेकिन अब 100 साल के बाद 1757 से 1857 तक ये जो लिमिट थी ये खत्म हो चुकी थी, और अब ये एक ज्वालामुखी के रूप में फूटने जा रही थी, और इसी कारण हमें देखने को मिलता है रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला कारण क्या है? इकोनॉमिक कॉज या इकोनॉमिक कारण। उसके बाद में आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से कॉजेस हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इकोनॉमी के बाद जो दूसरा होगा वो होगा पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक कारण। तो कई सारे राजनीतिक कारण थे जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि राजाओं से उनके जो अधिकार थे शासन के वो छीन लिए गए थे। ठीक है, राजाओं के कई पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेयर किया जाता था। तो ये सारे जो रीजन थे, ये सारे जो कारण थे, ये कहलाते हैं पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज का मतलब होता है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में हम ये समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो काफी करप्ट था, काफी ज्यादा भ्रष्टाचार से भरा हुआ ये प्रशासन था, जहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में, सरकार के हर एक विभाग में जो सबसे इसेंशियल डिपार्टमेंट है, लाइक पुलिस और न्याय या जस्टिस या जुडिशरी की बात करें, तो काफी करप्ट डिपार्टमेंट हुआ करता था, काफी करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। ठीक है, और वहीं पर इनकी जो पॉलिसी थी प्रशासन की, इनकी जो नीतियां थी प्रशासन की, वो भी काफी एक्सप्लॉइटेटिव हुआ करती थी, काफी अत्याचारों से भरी हुई हुआ करती थी। ठीक है, चौथे नंबर पे हम बात करते हैं प्रशासनिक कारण। अच्छा, एक चीज और, ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिशर्स का जो प्रशासन था, तो ब्रिटिशर्स कभी भी इंडियन के साथ उतने कनेक्ट ही नहीं हो पाए, सामाजिक और अगर देखा जाए किसी भी तौर पर भारतीयों से वो जुड़ नहीं पाए। वो उनके अंदर हमेशा एक सुपीरियर एक फीलिंग रहा करती थी। वो हमेशा यह समझते थे कि वो इंडियंस से काफी सुपीरियर हैं और इंडियंस उनके सिर्फ पैरों की धूल हैं, और यही चीज उनके अंदर हमेशा रही, और इंडियंस इसी कारण ब्रिटिशर्स से कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाए, जुड़ नहीं पाए। हालांकि इंडियंस पे कई रूलर्स ने रूल किया, कई विदेशी रूलर्स ने रूल किया, जैसे मुस्लिम्स की अगर बात की जाए तो बाहर से आए, लेकिन मुस्लिम्स ने इंडिया को अपना घर समझा, भारतीय लोगों को अपना समझा, और उनके साथ वो घुल मिल गए। ठीक है, तो इंडियंस ने भी उन्हें क्या किया? उन्हें अपनाया और उनका साथ दिया। लेकिन वहीं ब्रिटिशर्स की बात करें तो इनका जो रूल था ये पूरी तरह से एक देखा जाए तो एक एलियन रूल की तरह था, एक विदेशी शासक की तरह ही था, जो सिर्फ इंडिया में इंडियंस का शोषण करने आए हैं, जो सिर्फ आर्थिक दोहन करने के लिए इंडिया आए थे। ठीक है, तो इसलिए प्रशासन ठीक नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन में कई खामियां थी, कई कमियां थी। फिर हम बात करेंगे सोशियो रिलीजियस कॉजेस की, सामाजिक एवं धार्मिक कारण की। फिर हम बात करेंगे 5th नंबर पे आउटसाइड इवेंट्स की। आउटसाइड इवेंट्स का मतलब जो इंडिया में नहीं थे, इंडिया के बाहर जो इवेंट्स हो रहे थे
और जहाँ जिनमें ब्रिटिशर्स की जो पोजीशन थी, ब्रिटिशर्स की जो छवि थी वो काफी बुरी थी, और इन सारे इवेंट्स ने भी इस रिवोल्ट में एक भूमिका निभाई थी। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं 6th पोजीशन पर या 6ठे नंबर पर, जो कि होता है सैनिकों के अंदर जो विद्रोह जन्म ले रहा था, सैनिकों के अंदर जो रिवोल्ट जन्म ले रहा था, सैनिकों को जो कमी नजर आ रही थी किसके रूल से, किसके कारण से, ब्रिटिशर्स के कारण से। ठीक है, तो डिसकंटेंट अमोंग ट्रूप्स। सैनिकों में जो परेशानी थी, सैनिकों में जो प्रॉब्लम्स थी ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और आफ्टर ऑल अगर बात की जाए तो रिवोल्ट अगर देखें तो सैनिकों ने ही शुरू किया था। तो ये भी एक कारण है रिवोल्ट का, और ये 6 बेसिक मेन कॉजेस हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के। हालांकि आप लोगों को इमीडिएट कॉज पढ़ना है, तात्कालिक कारण पढ़ना है, तो तात्कालिक कारण में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं और वो भी हम डिस्कस करेंगे। इमीडिएट कॉज क्या है, तो उस समय पर आई थी एनफील्ड राइफल्स, और एनफील्ड राइफल्स में कार्ट्रिज को डालने से पहले उसका एक कवर को मुंह से फाड़ना पड़ता था, और ये खबर फैली थी कि ये जो कवर है ये गाय और सुअर की चर्बी से, पिग और काऊ फैट से बना हुआ है, जिससे कि रिवोल्ट को एक चिंगारी मिली, और ये जो रिवोल्ट है वो इस तरह से शुरू होता है। ठीक है, इस कारण से शुरू होता। हालांकि ये तो एक तत्कालिक कारण था, एक चिंगारी मात्र था। इसके पीछे जो आधार बनता है, इसके पीछे जो बेस बनता है, वो ये सारे कारण हैं, जो कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो रिलीजियस, आउटसाइड इवेंट्स एंड डिसकंटेंट अमंग दी ट्रूप्स। तो ये सब कुछ कारण बनते हैं, ये सब कुछ आधार बनते हैं, ये सब कुछ डीप में कारण बनते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 के विद्रोह का। और अब हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण कॉज की, सबसे महत्वपूर्ण कारण की, जो कि है इकोनॉमिकल कॉज या फिर आर्थिक कारण। ठीक है, तो हम यहां पर बात करेंगे 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारण की या फिर इकोनॉमिकल कॉजेस की। आप सभी को पता है 1757 में जब प्लासी का युद्ध जीता था, इसके बाद से ही अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक दोहन की नीति शुरू कर दी थी, अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो पॉलिसी थी वो शुरू कर दी थी, और लगातार ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा और ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े पोस्ट पर रहने वाले जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, उनके द्वारा राजाओं से या बंगाल के नवाबों से लगातार उपहार मांगे जाते थे, लगातार पैसों की मांग की जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से ना अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी वो इकोनॉमिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आर्थिक दोहन की नीति थी। ये भारत की जो संपन्नता थी, भारत के जो आर्थिक साधन थे, उन्हें पूरी तरह से क्या कर लिया है, इन्होंने शोषण कर लिया है। इन्हें अपने पास, अपने साथ लेकर ये कहाँ गए हैं, ब्रिटेन चले गए। ठीक है, तो हम समझते हैं इकोनॉमिकल कोजेस को, आर्थिक कारणों को, जो कि इस रिवोल्ट का सबसे मेन या सबसे मुख्य कारण माना जाता है। और यहाँ पे अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा अगर देखा जाए आर्थिक शोषण अगर किसी का किया है, सबसे ज्यादा अगर आर्थिक शोषण, अगर एक्सप्लॉइटेशन अगर किसी का किया है, तो वो किसका किया है, वो किया है फार्मर्स का। पीजेंट्स या किसानों का सबसे ज्यादा आर्थिक शोषण किया गया। ठीक है ना, किसानों के ऊपर तरह तरह की आर्थिक नीतियां या लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज अप्लाई की गई। ठीक है, और वो जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी, उनके माध्यम से किसानों के ऊपर अत्यधिक मात्रा में टैक्स या लगान लगाया जाता था, और जो कंडीशंस थी, जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी लगान लगाने की, वो काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा बुरी परिस्थितियां या बुरी नीतियां हुआ करती थी। ठीक है, जिससे किसान लगातार परेशान होता रहा, किसान की स्थिति दयनीय से दयनीय होती गई, और किसानों को अपनी ही जमीन पर एक बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करने पर मजबूर होना पड़ा। और किसानों की जो जमीनें थी, उनके जो मालिक थे, वो लैंड लॉर्ड्स जो थे, वो उन साहूकार या फिर जो मनी लेंडर्स थे, वो बन चुके थे। तो ये स्थिति थी किसानों की, ये स्थिति थी फार्मर्स की, जिन्हें बंधुआ मजदूरों के रूप में अपने ही खेतों पर, अपने ही जमीनों पर कार्य करने पर विवश होना पड़ता था। ठीक है, तो ऐसी पॉलिसी अप्लाई की थी अंग्रेजों ने, ऐसी नीतियां अपनाई थी कि किसानों का लगातार
एक्सप्लॉइटेशन किया गया, शोषण किया गया। दूसरा जो वर्ग था वो आर्टिसियंस थे। आर्टिसियंस जो कम्युनिटी थी, आर्टिसियंस जो लोग थे, इनके साथ भी ब्रिटिशर्स के द्वारा कई तरह से एक्सप्लॉइटेशन किया गया, कई तरह से इनका भी क्या किया गया, शोषण किया गया। तो आर्टिसियंस के साथ किस तरह से इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसको समझेंगे। तीसरे नंबर पर जो ट्रेडर्स आते हैं, जो व्यापारी वर्ग आते हैं भारत में, जो इंडियन ट्रेडर्स थे, जो भारतीय व्यापारी थे, उनके साथ आर्थिक शोषण किया गया। उनके साथ ऐसी आर्थिक नीतियां या ऐसी व्यापारिक नीतियां ब्रिटिशर्स ने अपनाई, और आप सभी को पता है कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को या अपने ट्रेडर्स को इन्होंने सपोर्ट किया। इस तरह की टैरिफ या टैक्सेस लगाए कि इंडियंस को, इंडियन ट्रेडर्स जो थे, वो इंडियन जो ट्रेड था वो पूरी तरह से क्या हो गया, नष्ट हो गया। हमें हमारे ही देश में अपने व्यापार को खत्म करना पड़ा, हमारे ही व्यापारियों का व्यापार क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। और फिर चौथे नंबर पे आते हैं जमींदार। जमींदार का मतलब था उस समय पर लैंड लॉर्ड्स, यानी जमीनों के जो मालिक थे वो जमींदार को ही समझा जाता था। किसान जो जमीन पर खेती करता था और जमींदार जो उसके टैक्स को या उसके लगान को वसूल करता था। ठीक है। तो अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई थी कि जमींदार ही लैंड ओनर बन चुके थे, जमींदार ही जमीन के मालिक बन चुके थे। लेकिन इन जमींदारों की जो स्थिति थी, जमींदारों की जो कंडीशन थी, वो भी प्रोटेक्टिव नहीं थी, वो भी स्टेबल नहीं थी। क्योंकि जितना टैक्स अंग्रेजों ने लगाया है, जितना रेवेन्यू की डिमांड करी है जमींदारों से, अगर जमींदार उतनी डिमांड पूरी नहीं कर पाते थे तो इनके जो लैंड राइट्स थे वो खत्म कर दिए जाते थे और किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे पर्सन को उस जमीन का जमींदार बना दिया जाता था। तो जमींदारों की जो परिस्थिति थी, जमींदारों की जो स्थिति थी, वो भी प्रोटेक्टिव नहीं थी, वो भी सुरक्षित नहीं थी, वो भी स्टेबल नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि आर्थिक जो शोषण हुआ है वो किन कम्युनिटीज का हुआ है, फार्मर्स का, आर्टिसियंस का, ट्रेडर्स का और जमींदारों का। इसके अलावा और भी है, लेकिन उन्हें हम धीरे धीरे समझेंगे। अलग अलग जो कॉजेस है उसमें हमको क्लियर होंगी चीजें बाकी। ठीक है। तो देखिए, जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश करना था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस रिवोल्ट का, इस विद्रोह का सबसे मुख्य कारण या इस जन आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कारण ही क्या था, इस पब्लिक रिवोल्ट का सबसे बड़ा कारण ही क्या था कि अंग्रेजों द्वारा देश का क्या किया गया, आर्थिक शोषण या इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन किया गया। साथ ही देश के जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिकल सिस्टम बना हुआ था, देश का जो परंपरागत आर्थिक ढांचा बना हुआ था, उसका क्या किया गया, उस ढांचे को, उस परंपरागत सिस्टम को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, उसका विनाश किया गया। ठीक है। जिस तरह से इंडिया का इकोनॉमिकल सिस्टम था, ट्रेडर्स, आर्टिसियंस, दास्तकार, ठीक है ना, हस्तशिल्पकर्ता जो थे वो जिस तरह से अपने प्रोडक्ट्स बनाते थे और उन्हें सेल करते थे, और वो जो पूरा माल था इंडिया का वो विदेशों में क्या होता था, सेल होता था। इंडियन फार्मर्स, भारतीय किसान, भारतीय जो एग्रीकल्चर गुड्स होते थे वो पूरे विश्व में विख्यात थे। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसीज अपनाई, ऐसी नीतियां अपनाई, और सबसे बड़ी बात कि वहां पर ब्रिटेन में उस समय पर ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। वहां पे बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां, मशीनें बनाई जा रही थी, और मशीनों से बने हुए, भाप से बने हुए, भाप के इंजन से ये सारी चीजें वहां डेवलप हो चुकी थी। नई नई मशीनों में बने हुए जो गुड्स थे वो कम समय में बन जाते थे, जबकि इंडियन जो गुड्स थे वो हाथों से बनाए जाते थे। इंडियन शिल्पकार जो हस्तशिल्प करता थे वो हाथों से गुड्स तैयार करते थे। तो अगर इन सामानों में अगर कंपेयर किया जाए तो इंडियन गुड्स ज्यादा अच्छे थे क्वालिटेटिव रूप से, लेकिन दिखने में अगर देखा जाए तो वो ब्रिटिश गुड्स अच्छे हुआ करते थे, और साथ ही सस्ते भी हुआ करते थे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इन दोनों बातों ने बहुत बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों, हस्तशिल्पियों और साथ ही साथ बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों को निर्धनता के मुंह में झोंक दिया था। ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, जो आर्थिक शोषण की नीति अपनाई और देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे को जो नष्ट किया है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ, तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ किसानों, दस्तकारों, हस्तशिल्पियों और साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो परंपरागत जमींदार थे उन्हें भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले किसके ऊपर से, फार्मर्स के ऊपर, किसानों से। ठीक है। द न्यू एंड अ हाईली अनपॉपुलर रेवेन्यू सेटलमेंट रिजल्टेड इन हेवी टैक्सेशन। तो ये जो न्यू पॉलिसीज थी, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। द न्यू एंड अ हाईली अनपॉपुलर रेवेन्यू सेटलमेंट रिजल्टेड इन हाई टैक्सेशन। तो हाई टैक्सेशन यानी उच्च कर अप्लाई किया जाता था किस पर, फार्मर्स पर। उच्च कर की दर अप्लाई की जाती थी किसानों पर, किस माध्यम से, किसके द्वारा, जो पॉलिसी, जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अंग्रेजों ने लेकर आए थे, उन पॉलिसीज के माध्यम से उच्च दर जो है, उच्च दर पर टैक्स अप्लाई किया जाता था किस पर, किसानों पर। ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझें
कि किसानों पर न्यू पॉलिसीज के माध्यम से उच्च दर पर जो है लगान लगाया जाता था। अब जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी अगर उनकी बात करें तो सबसे पहले आप लोगों ने डिस्कस करना है 1793 में बंगाल, बिहार, वाराणसी और साउथ इंडिया में कई कुछ जगहों पर परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने शुरू किया था। ये 10 ईयर का रेवेन्यू सिस्टम था, स्थायी बंदोबस्त। इसके माध्यम से क्या होता था कि इसके माध्यम से जो जमींदार थे उन्हें लैंड लॉर्ड बना दिया गया था, जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया था और 10 साल के लिए 10 ईयर के लिए एक फिक्स अमाउंट कर दिया गया था, एक फिक्स लैंड रेवेन्यू तय कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जमींदारों के द्वारा फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था क्योंकि जमींदारों को एक फिक्स अमाउंट देना होता था किसे, ब्रिटिशर्स को। और अगर कोई जमींदार नहीं दे पाता था या वो फेल हो जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स को एक रेवेन्यू देने में, एक फिक्स रेवेन्यू देने में, तो जमींदार के को जो जमीन दी गई थी, जमींदार जिस जगह से टैक्स वसूलता था उसे उस जगह से बेदखल करके दूसरे जमींदार को वहां पे अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे अत्याचार जमींदारों के होते थे किस पर, किसानों पर। ठीक है, वहीं दूसरी बात अगर की जाए तो 1793 के बाद एक पॉलिसी और शुरू हुई थी जिसे हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त बोलते हैं, रैयतवाड़ी सिस्टम कहते हैं, जो लगभग 1820 में शुरू हुई थी, 1820 में शुरू हुई थी रैयतवाड़ी सिस्टम। ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम था ये दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में शुरू हुआ, जैसे मद्रास या बॉम्बे प्रेसिडेंसी की अगर बात करें तो वहां पर, और असम के कुछ क्षेत्रों में ये अप्लाई हुआ था। रैयतवाड़ी जो सिस्टम था, इस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता था कि डायरेक्टली टैक्स वसूला जाता था, किससे, फार्मर्स से या किसानों से। तो यहाँ पे जमींदारों का कंसेप्ट नहीं था क्योंकि साउथ इंडिया में जमींदार उतने थे भी नहीं, तो दक्षिण भारत में जमींदार नहीं थे, डायरेक्टली जो टैक्स है वो किसानों से वसूल लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर भी जो टैक्स की रेट थी वो 50 to 60% यानी 50 से 60% हुआ करती थी। अगर जमीन ऐसी है जो इरिगेटेड लैंड नहीं है तो वहां पे 50%, अगर कोई इरिगेटेड लैंड है तो 60%, यानी एवरेज देखा जाए तो मोर देन 50% टैक्स जो है वो फार्मर्स को देना पड़ता था, किसे, लगान के रूप में अंग्रेजों को। किसान समझ चुके थे कि अब यहाँ पे मोटे मोटे जमींदार नहीं है, उनके रूप में एक पूरा गवर्नमेंट है, और जो गवर्नमेंट है कौन सी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो और एक और लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आई थी जिसे हम महालवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जानते हैं, और जो महालवाड़ी बंदोबस्त है ये उत्तर या पश्चिम भारत वाले क्षेत्रों में अप्लाई हुआ था। महालवाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था कि किसानों, एक गांव पूरा का पूरा या कुछ गांव के समूह जिन्हें महाल कहा जाता था, और वहां पर एक कोई जो हेडमैन ऑफ द विलेज होते थे, गांव के जो हेड होते थे, उन्हें जमींदार के रूप में कंसीडर करके या एक मुख्य व्यक्ति के रूप में कंसीडर कर लिया जाता था, जो उस पूरे महाल का टैक्स वसूलते थे और दे देते थे किसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे महालवाड़ी बंदोबस्त भी इसी तरह का सिस्टम था। ये जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इन पॉलिसीज में जो टैक्स की रेट थी, जो कर की जो दर थी, वो काफी ज्यादा अधिक हुआ करती थी, वो काफी ज्यादा हैवी हुआ करती थी। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी भी पीजेंट्स के द्वारा, अगर किसी भी किसान के द्वारा जो टैक्स है अगर वो नहीं दे पाया है, अगर वो किसी कारणवश अगर टैक्स नहीं दे पा रहा है, ठीक है, और टैक्स मान लो कि अगर सूखा पड़ गया है या अकाल आ गया, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी जियोग्राफिकल कंडीशन हो गई है जिसके कारण वो उसके फसल नहीं उत्पादित हो पाई और वो टैक्स नहीं दे पाया, तो अगर वो टैक्स नहीं दे पाने की स्थिति में है तब भी उसे टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने टैक्स नहीं दिया तो जो उसकी जमीन है वो उसके हाथों से निकल जाएगी और वो जो जमीन है वो किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस कारण से उसे टैक्स तो देना ही होगा। अब वो क्या करता है, वो किसी मनी लेंडर के पास जाता है, किसी साहूकार के पास जाता है और साहूकार को अपनी जमीन गिरवी रखकर वहां से पैसा लेकर वो टैक्स देता है। ठीक है, अब जब उसने मनी लेंडर से पैसा ले लिया है और मनी लेंडर का वो एक प्रकार से कर्जदार बन गया है, अब उसे जो पैसा है वो किसे देना होगा, मनी लेंडर को देना होगा। और उस समय पर जो मनी लेंडिंग रेट हुआ करती थी वो भी काफी हाई हुआ करती थी। ठीक है ना, जो साहूकार पैसा देते थे वो काफी उच्च दर पर दिया करते थे। तो अब बताइए, अगर ये व्यक्ति लैंड लॉर्ड जो किसान है, अगर वो मनी लेंडर को पैसा नहीं दे पाएगा तो क्या होगा कि जो मनी लेंडर है वो उसकी जमीन का मालिक बन जाएगा। ठीक है, तो स्थिति ये बन गई थी कि जो मनी लेंडर्स, जो साहूकार थे, वो जमीनों के मालिक बन चुके थे और अब उन्होंने उन्हीं किसानों को जिन्होंने उनके पास जमीन गिरवी रखी है उन्हें अपनी मजदूर या उन्हें अपने बंधुआ मजदूर के रूप में बनाकर उन्हीं की जमीनों पर से काम कराने लगे थे। ठीक है, तो अब इस स्थिति में क्या हो रहा था कि जो किसान थे वो अपनी ही जमीन के मजदूर बन चुके थे और जो मनी लेंडर्स थे, जो साहूकार थे, वो जमीनों के मालिक बन चुके थे। ठीक है, तो ये एक परिस्थिति आ चुकी थी। अब देखिए, दीज मनी लेंडर्स इमर्ज्ड एज द न्यू लैंडलॉर्ड्स व्हाइल द पीजेंट्स बिकेम लैंडलेस।
और अब जो किसान है वो लैंडलेस हो चुके हैं और जो मनी लेंडर्स हैं वो जमीनों के मालिक बन चुके हैं। ठीक है, इस तरह से एक अत्यंत या काफी हाई लेवल का एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था किसका, किसानों का। किसानों की इस तबाही का नतीजा हम जो 1770 से 1757 के बीच में, 1770 से 1857 के बीच में जो 12 ड्रॉट हुए हैं, जो 12 अकाल हुए हैं, उनसे हम समझ सकते हैं कि उस परिस्थिति में जो 12 अकाल पड़े हैं, उस समय किसानों की परिस्थिति को देखकर हम समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने कितना ज्यादा अत्याचार किया है, या ब्रिटिश रूल के समय कितना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, कितना ज्यादा शोषण किया गया था फार्मर्स का। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम बात करें जमींदारों की, तो उनके साथ भी इसी तरह की परिस्थिति थी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने फार्मर्स या किसानों की बात की और किसानों के साथ किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत ने अत्याचार किए हैं उसको हमने समझा है। दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं आर्टिसियंस की, यानी कलाकारों की। ठीक है, आर्टिसियंस की अगर बात की जाए, आर्टिसंस की अगर बात की जाए तो इनको समझते हैं अपन, इनकी परिस्थिति को समझते हैं। ब्रिटिश पॉलिसी डिस्करेज्ड इंडियन हैंडक्राफ्ट्स एंड प्रमोटेड ब्रिटिश गुड्स। देखिए लोग पॉलिसी क्या है, ब्रिटिशर्स की नीति क्या है, तो डिस्करेज करना इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, भारतीय जो हस्तशिल्प करता है, भारतीय ऐसे जो लोग हैं जो हाथों से गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या करना, उन्हें डिस्करेज करना और प्रमोट करना किसे, ब्रिटिश गुड्स को। तो ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट किया जाता है, वहीं इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स को क्या किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। द हाईली स्किल्ड इंडियन क्राफ्ट्समैन वर फोर्स्ड टू लुक फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट हार्डली एग्जिस्टेड। तो देखिए अब जो कंडीशन है वो ये हो गई है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड को तो डिस्करेज किया जा रहा है और ब्रिटिश गुड को इनकरेज किया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि इंडिया के, भारत के जो काफी स्किल्ड, काफी कलापूर्ण या निपुण जो हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, उनके पास अब वो एक प्रकार से जॉबलेस हो चुके हैं। उनके पास अब कोई भी कार्य नहीं है करने के लिए, क्योंकि उनके गुड्स मार्केट में बिक नहीं रहे। उनके गुड्स मार्केट में क्यों नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी इस तरह से है कि इनके जो गुड्स हैं, इस पर जो टैक्स है वो काफी ज्यादा हाई लग रहा है, जो टैरिफ है वो काफी ज्यादा हाई लग रहा है। वहीं पर ब्रिटिश गुड्स जो है वो बिना टैक्स के इंडियन मार्केट्स में सेल हो रहा है। तो जो कस्टमर होगा वो किस गुड्स को खरीदेगा, ऑब्वियसली वो सस्ते प्रोडक्ट्स को खरीदेगा, सस्ते दाम की चीजों को खरीदेगा और ऑब्वियसली जो दिखने में अच्छा होगा उसे खरीदेगा। ठीक है, तो ये परिस्थिति होती है जिसके कारण जो इंडियन स्किल्ड हैंडीक्राफ्ट्समैन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं और उन्हें ब्रिटिश जॉब करना होती है, ब्रिटिशर्स के वो एम्प्लॉय बनने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर इंडियन ट्रेडर्स या भारतीय व्यापारियों की या मर्सेंटाइल्स की। तो इंडियन ट्रेडर्स के साथ किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता है इस चीज को समझते हैं। अब हम भारतीय व्यापारी वर्ग को समझते हैं। तो वही चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है कि ब्रिटिशर्स जो है वो टैरिफ को क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। अब भारतीय व्यापारी जो इंडियन गुड्स को सेल कर रहा है इंडियन मार्केट में, अगर देखा जाए तो ब्रिटिश इम्पोज्ड हाई टैरिफ ड्यूटीज ऑन इंडियन मेड गुड्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हाई टैरिफ ड्यूटी लगाई है उन गुड्स पर जो भारत में बना है। तो भारतीय मालों पर, भारतीय गुड्स पर हाई टैरिफ यानी उच्च कर लगाया जा रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इनटू इंडिया अट्रैक्ट लो टैरिफ। तो इसी समय पर ब्रिटिश गुड्स जो भारत में इंपोर्ट हो रहा है, जो आयात किया जा रहा है, उस पर जो टैरिफ होगा, उस पर जो टैक्स होगा, उसकी रेट काफी, या उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए, अपने सामान को इनकरेज करने के लिए क्या किया है कि अपने माल पर तो कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन इंडियन के माल पर, इंडियंस के प्रोडक्ट्स पर जो इंडियन ट्रेडर्स सेल कर रहे हैं उस पर क्या लगाया, हाई टैक्स या हाई टैरिफ लगाया है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ब्रिटिश रिफ्यूज टू इम्पोज प्रोटेक्टिव ड्यूटीज अगेंस्ट मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटिश मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन किल्ड इंडियन मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो क्या होता है, अब आप इस बात को समझें, कई बार हमारे मार्केट में, हमारे देश में दूसरे देश के ऐसे गुड्स आ जाते हैं जो काफी कम दाम पर बिकते हैं। ठीक है, तब गवर्नमेंट की ये कार्य होता है, सरकार का ये कार्य होता है कि अपने देश के मार्केट को बचाना, अपने देश के प्रोडक्ट्स को बचाना।
ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है, उन गुड्स पर जो बाहर से आ रहा है, जो काफी सस्ते दाम पर बिक रहा है, नॉर्मल रेट से भी काफी सस्ते दाम पर बिक रहा है, इसका मतलब यह है कि उस देश की गवर्नमेंट अपने देश के व्यापार को या मार्केट को खत्म करना चाहती है और उस पर कंट्रोल करना चाहती है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है, आज के समय भी देखने को मिलता है कि कई बार ऐसे चाइनीज गुड्स होते हैं जो इंडियन मार्केट में काफी सस्ते दाम पर बिकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इंडिया के जो गुड्स हैं उनकी जो सेलिंग है वो कम हो जाती है और ये जो इंडियन गुड्स हैं उनका मार्केट धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। ऐसा हम देख रहे हैं वर्तमान के समय में भी। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट की अब ये नीति होती है, गवर्नमेंट का ये रोल होता है कि वो अपने मार्केट, अपने व्यापारियों और अपने लोगों की रक्षा करे, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि जो प्रोडक्ट्स या जो चीजें दूसरे देश से आ रही है उन पर ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, उन पर टैक्स की रेट बढ़ाकर अपने ट्रेडर्स को, अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यही कंडीशन जब ब्रिटिश रूल के समय हो रही थी और इंडियन ट्रेडर्स और इंडियन गुड्स को नुकसान पहुंच रहा था ब्रिटेन के मशीन मेड गुड्स से, तब ये कोशिश थी, ये गुजारिश थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि इंडिया के इस प्रोडक्ट्स को, इंडिया के इस मार्केट को, इंडियन ट्रेडर्स को सुरक्षित रखा जाए ड्यूटीज के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से। लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा पूरी तरह रिफ्यूज कर दिया गया, इस बात से इनकार कर दिया गया टू इम्पोज प्रोटेक्टिव ड्यूटीज अगेंस्ट द मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। तो इन्होंने ब्रिटेन से आने वाला जो मशीन मेड गुड्स था उससे इंडियन गुड्स को बचाने के लिए कोई भी नीति, कोई भी ड्यूटी, कोई भी टैक्स नहीं लगाया था, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी और ये इंडियन ट्रेडर्स, भारतीय व्यापारियों के साथ इस तरह से दोहन किया गया, शोषण किया गया और भारतीय जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिकल सिस्टम था उसे पूरी तरह से नष्ट करने में अंग्रेजों ने भूमिका निभाई थी, ठीक है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं उन लोगों की जो अब तक लैंड लॉर्ड्स के रूप में कंसीडर किए जा रहे थे, जिन्हें हम बोलते हैं जमींदार। जमींदार एक्चुअल में लैंड लॉर्ड्स के रूप में कंसीडर हो रहे थे अभी तक इंडियन इकोनॉमिकल सिस्टम को अगर देखा जाए बिफोर या सिंस 1857। तो जमींदारों का काफी महत्व था, इनका काफी रसूख था, इनकी काफी चला करती थी कहां पर, गांवों में या स्मॉल एरिया में या लोकल एरियाज में या रीजनल एरियाज में जमींदारों का काफी इंपॉर्टेंस हुआ करता था। अब देखिए, जमींदार द ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ऑफन सा देयर लैंड राइट्स fortified with frequent use of quo warranto the administration। अब देखिए, ये लोग भी सिक्योर्ड नहीं है, ये लोग भी प्रोटेक्टिव नहीं है ब्रिटिश पॉलिसी से, ब्रिटिशर्स की नीतियों से। जैसे कि हम बात करें तो हमने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम सुना है, हमने पढ़ा है, 1793 में शुरू हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जमींदारों को लैंड ओनर के रूप में कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन जमींदारों को एक फिक्स अमाउंट का जो टैक्स था वो किसे देना था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू देना होता है किसे, जमींदारों को, किसे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमानेंट सेटलमेंट में, ठीक है। और ये कहां से देना है, तो इन्हें मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर लैंड एरिया, एक पर्टिकुलर जमीन का क्षेत्र इन्हें दिया गया है, यहाँ के ये भूस्वामी है और उन्हें वहां से टैक्स किसे देना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये इधर के जो टैक्स है वो कवर नहीं कर पाते हैं, उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, तभी इन्हें जमींदारों के जो अथॉरिटी थी, जमींदारों के जो राइट्स थे उस जमीन के ऊपर से वो क्या कर दिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे और किसी दूसरे व्यक्ति को वहां का जमींदारी राइट्स दे दिया जाएगा, वहां का लैंडलॉर्ड बना दिया जाएगा, ठीक है। तो इन जमींदारों को जो इतने दिनों से ये समझ रहे थे कि वो इस जमीन के या इस पूरे रीजन के एक प्रकार से लैंडलॉर्ड्स हैं, उनसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है, उनसे ये पूछा जा रहा है कि आपको ये राइट किसने दिया। जब से ब्रिटिश रूल शुरू हुआ है तब से उनसे ये पूछा जा रहा है, उनसे ये क्वेश्चन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है और कई ऐसी नीतियां अपनाई गई है जिससे कि इनका भी क्या हो रहा है, इन्हें भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। दिस रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ स्टेटस फॉर देम इन विलेजेस, जिससे इनकी जो परिस्थिति थी, इनकी जो स्थिति थी, इनका जो स्टेटस था गाँव में, उसको काफी ज्यादा दिक्कत होती है, वो काफी ज्यादा कमजोर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए इकोनॉमिकल कोसेस यानी कि आर्थिक कारण, तो उसमें मैंने बताया किस तरह से शोषण हुआ है फार्मर्स का, किस तरह से शोषण हुआ है ट्रेडर्स का, आर्टिसियंस का और साथ ही जमींदारों का, किस रूल के समय पर, किसके शासनकाल के समय पर, तो ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश शासन के समय पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कोज की, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल कोज यानी कि राजनीतिक कारण।